गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिवता, जिसको हिंदी में बोला जाता है रेडियो सक्रियता। तो देखो, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये टॉपिक आखिर है क्या। तो हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, रेडियो एक्टिवता। तो हमारे मन में पहला सवाल यही आता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये कहाँ से आई। तो देखो, रेडियो एक्टिवता के बारे में सबसे पहले बताया 1896 में हेनरी बेकुरल नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने क्या किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। क्या लिया? एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब पहला सवाल तो यही कि सर ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है। तो आपने पुराने टाइम में वो कैमराज देखे होंगे, उन कैमराज में क्या होती थी, रील, जिनको हम नेगेटिव भी बोलते हैं। तो जो ये रील या जो नेगेटिव है उसको क्या बोला जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो उसने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली और उसको एक ब्लैक पेपर के अंदर बंद कर दिया। किसके अंदर बंद कर दिया? ब्लैक पेपर के अंदर बंद करके एक अलमारी के अंदर रख दिया और कुछ दिनों तक उस फोटोग्राफिक प्लेट को पड़े रहने दिया। तो थोड़े दिनों बाद जब वो वापस आया और उसने क्या किया कि उस अलमारी से वो उस ब्लैक पेपर में से फोटोग्राफिक प्लेट निकाली और उससे जब उसने उसको पिक्चराइज किया, यानी जब उससे वो पिक्चर बनाने लगा, यानी फोटोज, तो देखा गया कि पिक्चर खराब हो गई, यानी पिक्चर्स डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसने सोचा कि यार ऐसा क्या हो गया कि ये पिक्चर डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसने वापस जाके उस अलमारी में देखा तो वहां पे कुछ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे। क्या थे? कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे, यानी वहां पे कुछ ऐसे नाभिक या कुछ ऐसे परमाणु रखे हुए थे। तो उसने देखा कि यार इन परमाणु की वजह से ही ये जो ब्लैक पेपर के अंदर रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट है वो डिस्ट्रॉय हुई होगी। और वहां से जो कॉन्सेप्ट आया, वो किसका कॉन्सेप्ट आया? रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविता के बारे में सर्वप्रथम हेनरी व बेकेरेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि उसके अनुसार जो भारी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है आदि, स्वतः विघटित होने की प्रकृति रखते हैं। और जब वो स्वतः विघटित होते हैं तो उनमें से कुछ विकिरणें निकलती है। और वो विकिरणें कौन कौन सी होती है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण। ये विकिरणें उनके अंदर से इमिट होती है। इसीलिए जब उस ब्लैक पेपर के अंदर जब फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी तो उसके पास जैसे मान लो कुछ यूरेनियम और थोरियम के एटम रखे हुए थे, तो इनसे क्या हुआ कि वो विकिरणें उत्सर्जित हुई। और वो अदर से होती है, वो दिखाई तो दी नहीं, बट उसने फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो रेडियो एक्टिवता होती क्या है कि जो भारी तत्व होते हैं, यूरेनियम, थोरियम आदि, स्वतः विघटित होते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये स्वतः विघटित क्यों होते हैं। तो देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि 50 से कम और 100 से ज्यादा जिनकी द्रव्यमान संख्या होती है वो अनस्टेबल होते हैं। और आपको पता है यूनिवर्स में कोई भी जो परमाणु है वो स्टेबिलिटी चाहता है। तो जब वो अनस्टेबल है तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? वो छोटे छोटे परमाणु में विघटित होंगे। और यही घटना क्या कहलाती है? जो परमाणु जो स्वतः विघटित होता है वही क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता। और जो पदार्थ ये गुण दर्शाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। अगर पूछा जाए कि सर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या हो गए? यूरेनियम हो गए, थोरियम हो गए। तो रेडियो एक्टिवता है क्या? रेडियो एक्टिवता है कि भारी नाभिकों का अपने आप विघटित होना। और जब वो विघटित होते हैं तो अपने में से कुछ विकिरणें उत्सर्जित करते हैं, जिनको अल्फा, बीटा और गामा विकिरण कहा जाता है। यह है रेडियो एक्टिवता। ये देखो, ये रेडियो एक्टिव विकिरण ऐदर से होती है, जो फोटोग्राफिक प्लेट प्रकाश रोधी आवरण से ढकी रहती है उसको भी काला कर देती है। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि अलमारी के अंदर उसने फोटोग्राफिक प्लेट रखी और वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब देखो, इससे रिलेटेड, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि रेडियो एक्टिविटी पर बाह्य प्राचालु जैसे दाब, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जैसे यूरेनियम है, अब वो विघटित क्या है? मैंने क्या बताया था कि स्वतः विघटित होता है, अपने आप ही विघटित होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि जब मैं इस पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये विघटित हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो विघटित हो जाएगा, अर्थात इन पर बाह्य प्राचालु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोग का भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है और ये अपने आप ही विघटित होती है, कोई नहीं बता सकता ये कब विघटित होंगे। तीसरा है कि किसी नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय में द्रव्यमान, ऊर्जा, आवेश, रेखीय एवं कोणीय संवेग तथा न्यूक्लियोनों की संख्या का क्या होता है? संरक्षण।
अब देखो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है रदरफोर्ड सोडी का नियम। इसे से भी बोला जाता है रदरफोर्ड व सोडी का रेडियो एक्टिव क्षय नियम। तो ये नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के विघटन की दर उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणु के समानुपाती होती है। इससे समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपके पास कोई बाउल है यानी प्याली है, उसके अंदर अगर मैं बहुत सारे नाभिक रख दूं जो भारी नाभिक है, तो अब आपको पता है जो भारी नाभिक है वो अस्थायी होते हैं और वो स्थायित्व प्राप्त होने के लिए क्या करेंगे, स्वतः विघटित होंगे। अब मैं कहूं कि मुझे बताओ ये कब विघटित होंगे, तो मैंने क्या कहा था कि रेडियो एक्टिवता एक रैंडम प्रोसेस है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि ये परमाणु या ये नाभिक कब विघटित होगा। तो जब कोई नहीं बता सकता तो अब बताओ क्या एक परमाणु के बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। इसको देखो एस सी वर्मा की बुक में बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है या ट्रैफिक हवलदार होता है, उसको कोई आके पूछता है उसका बड़ा ऑफिसर कि बताओ लेफ्ट किस साइड से अब जो प्रथम गाड़ी होगी वो किस साइड से आएगी। तो अब बताओ जब ट्रैफिक हवलदार है अब उसको क्या पता, मान लो वो एक सर्किल पे खड़ा है तो उससे पूछा गया कि बताओ अब जो गाड़ी आने वाली है वो किस साइड से आएगी, भाई लेफ्ट से आएगी कि राइट से आएगी, किस साइड से आएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, आगे से या पीछे से। तो अब बताओ वो बता थोड़ी सकता है कि लेफ्ट से आएगी राइट से आएगी, क्योंकि वो तो सर्किल पे खड़ा है तो गाड़ी किधर से भी आ सकती है, लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी आ सकती है, आगे से भी आ सकती है, पीछे से भी आ सकती है। तो उस हवलदार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो उसके इंस्पेक्टर ने उसको बोला कि जाओ तुम 1 महीने स्टडी करो कि किस साइड से ज़्यादा गाड़ियां आ रही है। तो बताओ 1 महीने जब वो कंटिन्यू देखेगा कि किस साइड से ज़्यादा गाड़ियां आ रही है तो वो बताओ एवरेज बता देगा ना। तो वो जब 1 महीने बाद वापस आया तो उसे पूछा कि बताइए किस साइड से ज़्यादा गाड़ियां आ रही है, तो उसने बोल दिया कि भाई लेफ्ट से ज़्यादा आ रही है, या अगर उससे राइट से ज़्यादा अगर आती तो वो क्या बोल देता कि राइट से ज़्यादा आ रही है। इसलिए बताओ एक गाड़ी कब आएगी इसका तो नहीं बता सकते, बट एवरेज बता सकते हैं ना। तो रदरफोर्ड सोडी का नियम इसी बात को बताता है कि किसी परमाणु के विघटन की दर हमें नहीं पता वो कब विघटित होगा, कितने टाइम में विघटित होगा, बट हमें इतना पता है कि जब वो उसके विघटन की दर होगी ना वो उपस्थित सक्रिय परमाणु के समानुपाती होती है। इसको मैं और बढ़िया तरीके से समझाता हूं। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपके घर वालों ने आपको 5,000 रुपए दिए, ठीक है, और आपको बोला कि मार्केट में शॉपिंग करके आओ, तो आप शॉपिंग करने चले गए। अब बताओ घर वालों को यह थोड़ी ना पता है कि 5,000 में से आपने 1,000 रुपए से क्या कौन सी दुकान से शॉपिंग की, बाकी 500 रुपए से किस दुकान से शॉपिंग की, कितने बजे शॉपिंग की। बट वो इतना तो उनको पता है ना कि आपके पास रुपए कितने, 5,000, और शॉपिंग कितने रुपए की करके आओगे, 5,000 की। बट वो ये नहीं बता सकते कि 1,000 रुपए से आपने कौन सी दुकान से किस वक्त कौन सी ड्रेस खरीदी। तो बस यही है कि आप परमाणु के विघटन की दर तो नहीं बता सकते, बट ये तो बता सकते हो ना कि जो उसमें विघटन हो रहा है उस टाइम उसमें कितने परमाणु है। जितने परमाणु है उतना ही तो विघटन होगा ना। अरे भाई जितने रुपए उतने ही तो आप खर्च करोगे। उसी प्रकार जितने इस बाउल में नाभिक है, न्यूक्लियाई है, वो उतने ही तो क्या होंगे, विघटित होंगे। तो माना किसी समय किसी परमाणु के प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, n, तो विघटन की दर क्या हो जाएगी। मान लो कि ये बाउल है, इसमें n नाभिक उपस्थित है। मान लिया कि dt समय में इसमें से dn परमाणु विघटित हो गए, तो बताओ दर क्या आ गई, dn/dt। तो विघटन की दर dn/dt हो तो रदरफोर्ड के सोडी के नियम से dn/dt समानुपाती n। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये नेगेटिव क्यों आया। अरे बताओ जब बाउल में n न्यूक्लियाई थे स्टार्टिंग में, अब जब इसमें से नाभिक विघटित होंगे तो परमाणुओं की संख्या घटेगी या नाभिकों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। प्रारंभ में मान लो n है। अब ये स्वतः मैंने क्या कहा था, ये स्वतः विघटित होंगे, और विघटित होंगे तो बताओ जो नाभिक है वो घटेंगे या बढ़ेंगे। अरे भाई घटेंगे, विघटित तो हो रहे हैं, मतलब टूट ही रहे हैं, तो कम ही तो हो रहे हैं। तो कम हो रहे हैं तो ये जो माइनस चिन्ह है वो किसको बताता है, कमी को। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि परमाणुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब देखो इस समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ एक नियतांक रखोगे, और इस नियतांक को बोला जाता है क्षय नियतांक, क्षयांक या विघटन नियतांक। ठीक है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि माना किसी परमाणु के प्रतिदर्श में प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या n0 हो तो t समय पश्चात क्या होगी। तो देखो अभी अभी आपने पढ़ा है dn/dt इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा n। अब मैं मान लेता हूं, आप यहां साइड में लिख लो कि t बराबर 0 पर जो सक्रिय परमाणु थे वो कितने थे, n0 थे। तो t बराबर t टाइम के पश्चात जो उपस्थित परमाणु है वो कितने हैं, n है। यानी जब आपने प्रारंभ में किसी नाभिक को देखा तो उस टाइम जो सक्रिय परमाणु थे वो कितने थे, n0 थे। और माना कि t टाइम में जब विघटित हुए तो अब कितने बचे, n बचे।
तो यहाँ पे देखो, अब मैं दोनों तरफ समाकलन कर रहा हूं, तो समाकलन में आपको पता है लिमिट लगाते हो, तो बताओ t बराबर 0 पे सक्रिय परमाणु कितने, n नोट, और t बराबर t पर कितने, n। तो मैंने यहाँ पे तो लिमिट लगा दी n नोट से n, और यहाँ पे लगा दी 0 से t। रिपीट कर देता हूं कि t बराबर 0 पे जो सक्रिय परमाणु है वो कितने हैं, n नोट, और t बराबर t पर सक्रिय परमाणु कितने हैं, n है। तो यहाँ पे लिमिट लगा दी। अब आप मुझे बताओ dx अपॉन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x। यहाँ पे लिख देता हूं dx अपॉन x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log x। तो यहाँ पे dn अपॉन n है तो क्या हो जाएगा, log n। यहाँ पे अपर लिमिट n, लोअर लिमिट n नोट, और यहाँ पे देखो लेमड़ा dt, तो dt का समाकलन क्या हो गया, t। तो t, अब यहाँ पे भी अगर आप अपर लिमिट लगाना चाहो तो t, और लोअर लिमिट लगाना चाहो तो 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पहले क्या करोगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log n माइनस log n नोट इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा। पहले आप अपर लिमिट रखोगे तो t, और लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस 0। अब मुझे बताओ ये log a माइनस b है। अगर आप आपने छोटे क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है log a माइनस b, तो वो क्या होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया log n अपॉन n नोट इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा t। अब देखो, जब यहाँ आप log हटाओगे तो ये जो राशि है वो किस e की पावर में आ जाएगी। यहाँ पे लिख रखा है मैंने log बेस e a इज इक्वल टू बी होता है। तो यहां से जब आप log हटाओगे तो जो यहाँ जो b है वो e की पावर में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आपने log रिलीज किया तो ये जो मान था वो किसकी पावर में आ गया, e की पावर में, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से अगर n नोट का मैं पक्षांतरण करूँ तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लेमड़ा t। अब कभी कभार पूछा जा सकता है कि ग्राफ बनाइए, किन के बीच बनाइए, n और t के बीच। n यहाँ पे क्या है, n डिकेड न्यूक्लियाई। एन डिकेड न्यूक्लियाई का मतलब जो क्षयित नहीं हुए हैं वो न्यूक्लियाई, और यहाँ पे टी क्या है, टाइम है। तो अब देखो टी बराबर 0 है, यह टी बराबर क्या है, 0। तो t बराबर 0 पे आपने पढ़ रखा, t बराबर 0 पे बताओ कितने न्यूक्लियाई है, n नोट। तो यहाँ पे n नोट, और अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आप जैसे जैसे t का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सक्रिय नाभिकों की संख्या कम हो रही है, अर्थात ये क्षयित होते जा रहे हैं। तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और अब मुझे बताओ ये 0 कहाँ पे होंगे, 0 कहाँ पे हो जाएंगे, इन्फिनिटी पे। तो t बराबर 0 पे तो सक्रिय परमाणु की संख्या n नोट है, और t बराबर इन्फिनिटी पे कितने हो जाएंगे, 0। अब कभी कभार आपको 6 नियतांक या 6 अंक यानी लेमड़ा की परिभाषा पूछी जा सकती है कि लेमड़ा क्या होता है। तो आपने देखो अभी अभी पढ़ा है dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा अपॉन n। यहाँ से अगर मैं लेमड़ा निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, dn अपॉन dt अपॉन n। अगर आप मोड़ दोगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन n। अब देखो यहाँ से क्या परिभाषा बनी लेमड़ा की, कि 6 नियतांक, ये dn अपॉन dt क्या है, रेडियो एक्टिव क्षय दर है, और ये क्या है, परमाणु है। तो देखो 6 नियतांक क्या होता है कि प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव क्षय दर के बराबर होता है। 6 नियतांक किसके बराबर होता है, प्रति परमाणु। ये तो परमाणु है और भाग लग रहा है तो इसलिए बोल दिया प्रति परमाणु, और ये क्या है, dn अपॉन dt। बताओ क्या है, रेडियो एक्टिव क्षय दर ही तो है। तो प्रति परमाणु रेडियो एक्टिव क्षय दर के बराबर होता है। अब इसकी देखो एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि अगर मैं t बराबर 1 अपॉन लेमड़ा रख दूं, या लेमड़ा बराबर, यहाँ से लेमड़ा बराबर 1 अपॉन टी आ जाएगा। तो n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमड़ा, और टी की जगह क्या रखा, 1 अपॉन लेमड़ा इंटू 1 अपॉन लेमड़ा। तो लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल आउट, तो ई की पावर -1। अब 1 अपॉन ई, और जो 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है वो होती है 0.368। तो n अपॉन एन नोट बराबर क्या आ जाएगा, 0.368 एन नोट, यानी 1 अपॉन ई की वैल्यू रख दिया आपने 0.368। तो क्या हो जाएगा, 0.368 इंटू एन नोट। तो देखो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दी जा सकती है कि किसी परमाणु के प्रारंभिक सक्रिय परमाणु के 36.8% शेष बचने। देखो इतने परमाणु बच गए ना, प्रारंभ में कितने थे, एन नोट। अब कितने बचे हैं, 36.8% बचे हैं। तो इतने परमाणु के बचने, तो जब बताओ 36.8 परमाणु बच गए तो विघटित कितने हुए, शुरू में मान लो 100 है तो उनमें से 36.8 बच गए, तो विघटित बताओ 63.2 नहीं हुए क्या, हुए। तो 63.2% विघटित होने में लगे समय के युद्धक्रम को क्या कहते हैं, क्षयांक युद्धक्रम। क्यों बोला, क्योंकि यहां से देखो लेमड़ा बराबर क्या आ रहा है, 1 अपॉन टी, और टी क्या है, टी वह टाइम है जिसमें सक्रिय परमाणु के 36.8% शेष बच गए या 63.2 विघटित हो गए। अब मैं पूछूं कि बताओ इसका मात्रक क्या होगा, तो लेमड़ा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टी, और टी क्या है, टाइम। तो टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेकंड, या क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो लेमड़ा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स।
अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्रियता, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सक्रियता क्या होती है? सक्रियता होती है कि नाभिक के क्षय की दर ही क्या कहलाती है? सक्रियता, अर्थात dN/dt क्या कहलाती है? सक्रियता। अब आप देखो n की वैल्यू जानते हो, रदरफोर्ड सोडी नियम से क्या होती है? n0 e⁻−λt। तो यहाँ n की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? d/dt n0 e⁻−λt। अब बताओ n0 कॉन्स्टेंट है, n0 है क्या कि प्रारंभ में कितने सक्रिय परमाणु है, तो वो तो फिक्स है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपने मान रखा n0 e⁻−λt, और माइनस लेमड़ा का जब आप अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस लेमड़ा। तो यहाँ से लेमड़ा और मोड ले रखा है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो लेमड़ा n0 e⁻−λt। और बताओ n0 e⁻−λt, ये रहा n0 e⁻−λt किसके बराबर है? n के। तो यहाँ से r का मान क्या आ गया? लेमड़ा n। या इसको कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टी को मान 0 पुट कर देता हूँ। जब यहाँ पे आप टी का मान 0 पुट करोगे तो e⁻−0, और e⁻0 का मान कितना होता है? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? r बराबर लेमड़ा n0। तो इसको r0 बोला जाता है। तो r0 क्या आ जाएगा? लेमड़ा n0। तो r0 बराबर क्या हो जाएगा? लेमड़ा n0, या r बराबर n लेमड़ा। इस पे काफी न्यूमेरिकल है तो इसको ध्यान से देख लेना। अब इसकी जो यूनिट होगी, जो रेडियो एक्टिव जो सक्रियता है उसका मात्रक क्या होता है? बेकेरल होता है, और इसका अन्य मात्रक क्या होता है? क्यूरी। और एक क्यूरी में कितने बेकेरल होते हैं? वो होते हैं 3.7 × 10⁻10 बेकेरल, और एक बेकेरल होता है 1 क्षय पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 बेकेरल का मतलब है 1 क्षय पर सेकेंड, और एक क्यूरी में कितने बेकेरल होते हैं? 3.7 × 10⁻10 बेकेरल। और बेकेरल किसका मात्रक है? यह है सक्रियता का मात्रक। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। अब देखो हाफ लाइफ, जनरली मैं बात करूं कि आपके पास 100 रुपये हैं, अब आपने उनमें से 50 रुपये खर्च करने में जितना टाइम लगाना आपको, वही क्या कहलाता है? हाफ लाइफ या अर्ध आयुकाल। तो क्या देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी रेडियो एक्टिव तत्व के प्रतिदर्श में उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या जितने समय में प्रारंभिक मान की आधी हो जाती है, वह समय ही क्या कहलाता है? उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, हाफ लाइफ क्या होती है कि अगर आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं, उनमें से आपने 500 रुपये खर्च करने में जितना टाइम लिया ना, वही उसकी क्या कहलाती है? अर्ध आयुकाल कहलाती है। तो देखो आपके पास प्रारंभ में मैंने क्या बताया था? प्रारंभ में कितने सक्रिय परमाणु थे? n0। तो हाफ का मतलब उनमें से आधे। तो अब n का मान कितना हो जाएगा? n0/2। और टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी क्यू, क्योंकि आपने अर्ध आयु को किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल टी से। तो रदरफोर्ड सोडी नियम से n = n0 e⁻−λt। अब बताओ अर्ध आयु के पश्चात नाभिक कितने बचेंगे? n0/2 ही तो बचेंगे, प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा, बराबर n0 e⁻−λ2। तो देखो n0 से n0 कैंसिल आउट, यहाँ से हाफ = e⁻−λt। अब अगर मैं लोग लूंगा तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? केवल -λt, और यहाँ क्या आ जाएगा? log 1/2। और log 1/2 को लिखा जा सकता है log 2⁻−1, और ये माइनस आगे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? -log2। तो -λt = क्या आ जाएगा? -log2। यहाँ से अगर मैं t निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? log2/λ, और log2 की वैल्यू आप जानते हो 0.693/λ। या इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है कि देखो यहाँ से e⁻−λt है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 = 1/e⁻λt। तो यहाँ से देखो क्या आ गया? 2 बराबर e⁻λt। तो यहाँ से अगर log लूंगा तो log 2 बराबर λt। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा? log 2/λ। तो आप इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो, और आप इस मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो हाफ लाइफ क्या होती है कि आपके पास अगर 1000 रुपये हैं, उनमें से 500 रुपये खर्च करने में आपने जितना टाइम लिया, वो उसकी क्या कहलाती है? हाफ आयु। अब दूसरा देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो चरघातांकी क्षय प्रत्येक अर्ध आयुकाल के पश्चात उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या अपने पूर्ववर्ती अर्ध आयुकाल के समय उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है। इसको मैं इससे समझाता हूं। जैसे मान लो कि प्रारंभ में आपके पास 100 नाभिक है, तो अर्ध आयु के पश्चात कितने बचेंगे? 50। अब अगला जब अर्ध आयुकाल आएगा तो कितने बचेंगे? 25, यानी इसका आधा होगा, और फिर इससे अगला क्या जाएगा? 12.5। तो यानी हर अपने अर्ध आयुकाल में जो उपस्थित होते हैं ना, उनका ही आधा होता है। जैसे 100 का 50 हो गया, अब 50 का कितना हो गया? 25 का कितना हो गया? 12.5। तो अब देखो इक्वेशन n = n0 e⁻−λt। बताओ यहाँ से मैं लेमड़ा क्या लिख सकता हूँ? log 2/t लिख सकता हूँ।
बिल्कुल लेमड़ा की जगह आप क्या लिख सकते हो, log 2 अपॉन टी। तो यहाँ पे आपने log 2 अपॉन टी रखा, तो n इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस log 2 टी। अब देखो ई की पावर है, आप बट्टे में लिख सकते हो, तो ई की पावर log 2 टी की पावर टी, और जो ई की पावर log 2 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। तो n बराबर क्या आ गया, एन नोट 2 की पावर टी अपॉन टी। अगर मैं एन नोट का पक्षांतरण कर दूं तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एन अपॉन एन नोट इज इक्वल टू हाफ की पावर टी अपॉन टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एन अपॉन एन नोट इज इक्वल टू हाफ टी की पावर टी अपॉन टी। यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो तो क्या है, अर्ध आयु, और स्मॉल टी टाइम। एन क्या है, एन नोट सक्रिय नाभिकों की प्रारंभ में संख्या, और एन क्या है, विघटित होने के बाद कितने नाभिक बचे। और देखो एज इट इज ये फॉर्मूला सक्रियता पे भी लागू होता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, आर अपॉन आर नोट इज इक्वल टू हाफ टी अपॉन टी। अब देखिए इस पे एक दो न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखिए कि किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में 1000 परमाणु है जिनके लिए अर्ध आयुकाल कितना है, कैपिटल टी है। तो बताओ कितने परमाणु t/2 समय पश्चात शेष रहेंगे। तो देखो अर्ध आयुकाल कितना दिया हुआ है, कैपिटल टी, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, कितने समय पश्चात शेष रहेंगे, तो टाइम कितना दिया हुआ है t/2, और प्रारंभ में कितने हैं, 1000। तो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा, n इक्वल टू एन नोट हाफ की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। मैंने यहाँ पे बताया था एन नोट क्या है, प्रारंभ में कितने परमाणु है, तो कितने परमाणु है, 1000। 1/2 स्मॉल टी कितने टाइम के पश्चात पूछा है, तो t/2 टाइम के पश्चात पूछा है। और अर्ध आयुकाल कितना दिया हुआ है, आपको t दिया हुआ है, तो आपको पूछा क्या है, कैपिटल n पूछा है। तो n इक्वल टू देखो एन नोट की वैल्यू कितनी है, 1000, हाफ स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, t/2, तो यहाँ पे रख दिया आपने t/2। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, t, तो t से t कैंसिल आउट, तो 1000 हाफ की पावर हाफ, तो हाफ की पावर हाफ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर हाफ, तो 1000 अपॉन √2 की वैल्यू 1.4। तो n इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 707 परमाणु, 707 परमाणु। अब दूसरा क्वेश्चन कि किसी रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की सक्रियता 7.5 आवर में अपने प्रारंभिक मान की 1/32 रह जाती है, प्रतिदर्श के परमाणु की अर्ध आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक मान का 1/32 रह जाती है, तो आपको दिया हुआ है आर अपॉन आर नोट इज इक्वल टू 1/32, और टाइम स्मॉल टी कितना दिया हुआ है, 7.5 आवर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अभी पढ़ा है आपने, आर अपॉन आर नोट इज इक्वल टू हाफ की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो आर अपॉन आर नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/32 इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे स्मॉल टी की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 7.5 अपॉन कैपिटल टी आपको पूछा है। तो देखो 1/32 को लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 5, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/32 इज इक्वल टू हाफ। अब देखो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है, तो यहाँ घात कितनी है 5, और यहाँ कितनी है 7.5 अपॉन टी, क्योंकि आधार समान हो तो घातें को आप बराबर कर सकते हो। तो 5 इज इक्वल टू 7.5 अपॉन टी, यहाँ से अगर मैं कैपिटल टी निकालूंगा तो 7.5 अपॉन 5 क्या आ जाएगा, 1.5 आवर। थैंक यू स्टूडेंट्स।